નમસ્કાર. પોએમ ટુ ફિલ્મ લિરિક્સ બહુ જાણીતા શાયર મનોજ મુંતશિર સાહેબ આપણી સાથે અહીંયા હાજર છે આ સેશનની જેની તમે રાહ જોઈ રહ્યા છો. એક નાનકડો ચેન્જ છે જે અમારે કહેવો પડશે. પહેલાં એવું હતું કે હું એમની સાથે વાર્તાલાપ માટે બેસવાનો હતો, પણ સરની ઈચ્છા એવી છે કે પ્રિયાંશી સાથે તેઓ વાર્તાલાપ કરશે. તો હું પ્રિયાંશી પટેલ કે જેઓ અમદાવાદ બુક ક્લબના ફાઉન્ડર છે, કર્મા ફાઉન્ડેશન સાથે પણ જોડાયેલા છે અને યુવાઓમાં સાહિત્ય પ્રચાર અને વાંચનની પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે એવા પ્રિયાંશી પટેલને આમંત્રિત કરું છું કે આવે અને સરનો પૂરો આપણને ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવે. થેન્ક યુ. पहचान गया मैं तुम्हें, जान गया तुम कौन हो. किसी मंदिर से उठता हुआ लोबान का धुआं हो तुम, किसी मस्जिद से आती हुई सवेरे की अज़ां हो तुम. कोई सरहद नहीं जिसकी वो आसमां हो तुम. माँ हो तुम, मेरी माँ हो तुम. Lyric award goes to Manoj Muntashir. Award goes to one of the pillars of the film, Manoj Muntashir. एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था, जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो. 15 साल तक मैं खड़ा रहा इस इंतजार में कि कभी तो बैठने को कहा जाएगा. आज आईफा ने मुझे बैठने के लिए कुर्सी दे दी. साल में दूसरी बार ये उगता हुआ सूरज अपने हाथ में लेके खड़ा हूं और मैं दिल से महसूस कर रहा हूं कि ये मेरी जीत नहीं है, ये हिंदुस्तान के उन छोटे छोटे शहरों की जीत है जहां लोग बड़े बड़े सपने देखने से डरते नहीं. ये वादियां जब सो जाएंगी और आवाजें खो जाएंगी, मेरी जान मैं उस खामोशी में भी प्यार के नगमे गाऊंगा. मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मर जाऊंगा मैं, फिर भी तुमको चाहूंगा. तेरी गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां तेरे संग यारा, कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं सर्द सितारा. सोचता हूँ तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया. रश के कमर मेरी आखिरी ख्वाहिश मेरी मौत का मातम ना करना. मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है. ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है. तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है. तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका चला. गली गली तेरी लाहौर चली, जियो रे बाहुबली. रिटर्न નથી મારી પાસે
मुझे तुम राह समझ के मेरी हंसी उड़ा लोगे, मेरे ख्वाब छुओगे जिस दिन अपने हाथ चला लोगे। કોરિડોર નથી મારી પાસે. Guys, let's welcome him, Ahmedabad style. Go louder. Welcome. So before you say anything, you have to say Kem Cho. केम शो अहमदाबाद। मुझे कहा गया बाहर, मुझे प्रियांशी ने डराया कि थोड़ी भीड़ कम है। मैंने कहा मुझे भीड़ चाहिए भी नहीं, मुझे दोस्त चाहिए, साथी चाहिए, कॉमरेड चाहिए, वो सब यहाँ मौजूद हैं। जितने हैं इतने काफ़ी हैं, बस यही चाहिए थे। थैंक यू। हमें तो कोई सुनना चाहता नहीं है, सब लोग आपको सुनना चाहते हैं। माइक भी बोलता है कि मनोज जी स्टेज पे हो तो तभी आप कैसे बोल कर सकते हैं। देखिए, मैं सिर्फ सुनने की चीज़ हूँ, लेकिन आप देखने की चीज़ भी हैं। Thank you. तो ये पूरी कहानी के पीछे आपकी स्टोरी क्या है? ये सारा सक्सेस हमने देखा है। आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन अ वेरी बिग स्ट्रगल एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ them right here are even here to understand and to learn as to how Manoj ji became the Manoj Muntashir ji. तो प्रियांशी मुझसे ये पूछ रही हैं कि वो अमेठी का, गौरीगंज का एक लड़का ये मनोज मुंतशिर कैसे बन गया। छोटी सी कहानी है। जब भी कोई लिखना शुरू करता है या लिखने में कहीं बहुत दूर तक पहुंचता है, मैं एक बात हमेशा मानता आया हूं कि चाहे वो बताए या ना बताए, पर कहीं ना कहीं इश्क का एक बहुत बड़ा रोल तो ज़रूर होता है ना। मैंने कहीं कहा है कि अच्छा लिखने के लिए इश्क का होना ज़रूरी है और बहुत अच्छा लिखने के लिए इश्क का खोना ज़रूरी है। तो इश्क हुआ भी, इश्क खोया भी, और मेरे पूरे लिखने की बस एक ही वजह है। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह वो दोनों आँखें किताबों की तरह जो याद कर ली। वाह वाह वाह। तो प्रियांशी, जितना भी लिखा, जो भी लिखा, उन्हीं दो आँखों को भूलने की कोशिश थी और कुछ नहीं। भूल तो आप पाए नहीं है। आपकी सारी कविताएं में, हर एक आपकी गानों में, सब में ऐसे लगता है कि कुछ भूल सकते भी नहीं हैं। मैं खंडहर हो गया पर तुम न मेरी याद से निकले। मैं खंडहर हो गया पर तुम न मेरी याद से निकले। तुम्हारे नाम के पत्थर मेरी बुनियाद से निकले। तो कैसे भूलेंगे आप उस इंसान को जिसने आपकी ज़िंदगी को इस तरह से इम्पैक्ट किया हो, और वो भी उस दौर में जबकि शायद आपको इश्क का मतलब भी नहीं पता होता, आप उसकी गहराई भी नहीं जानते, आप उसकी जो ऊष्मा है वो भी नहीं पहचानते, फिर भी कुछ ना कुछ तो हो जाता है। और आप देखें, साइंस कहता है कि जब भी कोई चीज़ टूटती है तो उससे एनर्जी पैदा होती है। राइट? साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ होंगे। एटम टूटे, न्यूक्लियस टूटे, मॉलिक्यूल टूटे, कोई भी चीज़ टूटती है तो एनर्जी पैदा होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। काफ़ी सारे यंगस्टर्स जब ये दिल टूटता है तो काफ़ी गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, काफ़ी रियलिस्ट हो जाते हैं। इमोशंस वो लोग दे ट्राई मार देते हैं। तो ये जो इमोशंस से, वो हार्ट ब्रेक से जो आपको इतनी इंस्पिरेशन मिली है, व्हाट विल यू टेल दीज यंग बॉयज सिटिंग राइट हियर, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, कि हार्ट ब्रेक हो तो उसको ये आर्टिस्टिक तरीके से चैनलाइज कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस शमा से कहीं आग लग जाए तो ये शमा क्या करे। तो इश्क जो है उसका काम तो आपको इंस्पायर करना, एस्पायर करना, आगे ले जाना। बहुत सारी क्रिएटिव फोर्स आती है इश्क के साथ। अब अगर आप उस इश्क को एक गलत तरीके से ले लें और ख़ुद को बर्बाद कर लें तो ये गलती आपकी है, इश्क की नहीं है। और मैं समझता हूँ मेरे जितने नौजवान दोस्त यहाँ हैं वो ये गलती तो कम से कम नहीं करेंगे, है ना? बोलो यार, आवाज़ आएगी तो मेरी भी आवाज़ आप तक पहुँचेगी। खामोश रहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हमेशा कहा है, मुझे सुनने वाले नहीं चाहिए, मुझे कॉमरेड चाहिए, श्रोता नहीं, साथी चाहिए। अच्छा लगे
तालियां बजाइए, बुरा लगे वहां से खड़े होकर डांट दीजिए, लेकिन चुप मत बैठिए, ठीक है ना? So let's hear some. ये हुई बात। Great. So, as you correctly said, attachments is what causes pain and true love liberates. We have an example of true love right here. इनकी ये तेरी गलियां से पहले बोलते थे कि गानों में वो जो पोइट्री, जो मेलोडी जो थी वो गुम हो गई थी. There was, you couldn't find it. But your true love, your inspiration has ensured कि आजकल के हिंदी गानों में वापस से वो पोएट्री, शायरिया, वो मज़ा जो है वो सब वापस आ गया. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. प्रियंशी बहुत शर्मा के, बड़ा ब्लश करके, लेकिन ये वाला जो क्रेडिट है ना, ये मैं ले तो लेता हूँ कि हाँ 2014 में गलियाँ आया था, और ये वो पीरियड था जब थोड़ा सा फिल्मी गानों में जो शायरी का स्तर था, जो कविता था, जो कवित्व होता है गानों में, जो पोइट्री थी, वो धीरे धीरे कहीं खो गई थी. इनफैक्ट मैं जब आया था तो हिट गाने क्या थे? जब मैं स्ट्रगल कर रहा था गाने लिखने के लिए, मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं गद्दी साहब यहाँ, तो उस वक्त के जो बड़े हिट गाने थे वो थे मैं लड़की पोपो पो, तू लड़का पोपो पो, हम दोनों मिल गए अब होगा क्या पोपो पो. तो ऐसे गाने में मुझे बड़ा झटका लगा. मैंने कहा ये क्या हो रहा है? और जो गाने हिट थे उस वक्त क्या थे? पल पल न माने टिंकू जिया, इशक का मंजन घिसे है पिया. और क्या गाने हिट थे? मैं तंदूरी मुर्गी हूं यार, गटक ले मोहे अल्कोहल से. तो ये गाने मुझे और किसी भी उस इंसान को जिसको थोड़ी बहुत अदब की समझ है बड़ी तकलीफ दे रहे थे, क्योंकि मैं क्या सुन के बड़ा हुआ था. मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, और जब मैं स्कूल से घर लौटता 1:40 मुझे आज भी याद है, तब आकाशवाणी लखनऊ से एक प्रोग्राम आया करता था जिसका नाम था जवानों के लिए. तो मैं कौन से गाने सुनता? मैं स्कूल से लौट के आता और पागलों की तरह बस्ता फेंक के मैं अपना रेडियो ऑन करता, और मेरे रेडियो पे क्या चल रहा होता? मेरे रेडियो पे उस ज़माने का ब्रेकअप एंथम चल रहा होता कि तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं, मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों. मैं उस डिग्निटी के गाने सुन रहा था जहां एक आशिक दिल टूटने के बाद भी, ठुकराए जाने के बावजूद अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, अपनी माशूका का पक्ष, उसका पहलू समझने की कोशिश करता है कि होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा. जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, रूठे जलवों पे खिज़ां और भी छाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा. छेड़ की बात पे जज्बात उबल आए होंगे, गम दिखावे के तबस्सुम में ढलाए होंगे, नाम पर जब मेरे आंसू निकल आए होंगे, सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा, होके मजबूर. ये सुन के हम बड़े हुए थे. हम ये सुन के बड़े हुए थे कि नफ़रत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है, कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है, जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा. तो हम सब जिन्हें भी इस तरह के गानों से, इस तरह के गीतों से रग़बत थी, जिनके घर में माएँ और दादियाँ दोहे सुनाया करती थीं, मेरा तो बचपन दादियों के दोहों में गुजरा है. दादी और नानी क्या सुनाया करती थीं? सोना लेने पी गए मुरा सूना कर गए देश. पी मतलब पिया, कमाने गए, सोना लेने पी गए मुरा सूना कर गए देश, सोना मिला न पी मिले मुरे चांदी हो गए केस. ये विरह देखें आप, इस विरह के साथ हम बड़े हुए. उस मोहब्बत की दास्तानें सुनी जो कि चिता तलक अपने माशूक के मिलने का इंतजार करती है. कौन जरी ये बावरी उठ उठ बैठी रोए, कौन जरी ये बावरी उठ उठ बैठी रोए, चिता तलक आशा रही पिया मिलेंगे मोए. ऐसी मोहब्बत से गुजर के, और जब आप इस तरह के गाने सुनते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, तो दो तरीके आपके पास हैं. एक तो आप उनको बुरा कहना शुरू कर दें, दूसरा एक तरीका और भी था कि आप लिख के बताएं कि देखो ऐसे भी लिखा जाता है और ये गाने भी हिट होते हैं. तो दूसरा तरीका मैंने चुना
और जो भी थोड़ा बहुत टैलेंट मेरे अंदर था मैंने कोशिश की कि मैं उसको पोइट्री की सेवा में लगाऊं, और मैंने लिखा, तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है सिला तू मेरे दर्द का, मेरे दिल के दुआएं हैं गलियां तेरी गलियां, एंड मेनी मोर. इस पे वी शुड ऑल राइट, ऑल द यंग पीपल राइट हियर जिनका दिल टूटा है और आगे भी टूटेगा, दुखी गाने गाने सुनने और डिस्ट्रक्टिव तरीके में जाने से पहले आप इनके गाने सुन के इंस्पिरेशन ये भी लेना एज टू हाउ टू चैनलाइज हार्ट ब्रेक्स और थिंग्स दैट ब्रेक इनटू थिंग्स दैट इंस्पायर, थिंग्स दैट रेवोल्यूशनराइज. पूरी सोसाइटी को पूरे गानों को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए थैंक यू, लाइक अ बिग थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस सिटिंग राइट हियर. थैंक यू. नाउ आपने बोला कि आप गाने सुनते थे रेडियो पे आके जवानों के लिए, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग आपका ये बारे में है कि आपने पूरे पेट्रियोटिक गाना जो कितने सालों में हुआ नहीं था वो भी आपने कंट्री को गिफ्ट किया. लेट्स हियर अ लिटिल बिट अबाउट दैट. मुझसे अक्सर लोग पूछते थे कि आपने तकरीबन 300 के ऊपर गाने लिख लिए हैं, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है. मैं कभी इसका जवाब नहीं दे पाया, और जवाब हमेशा ये होता था प्रियांशी कि जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो मैं लिखने वाला हूँ, अभी लिखा नहीं है. लेकिन इसी साल की शुरुआत में इस सवाल का जवाब बदल गया जब एक सिचुएशन मेरे पास आई फिल्म केसरी के लिए. आप लोगों ने देखी है केसरी? और उस सिचुएशन पे जो लिखा गया, मैं समझता हूँ कि अब मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि के.एल. सहगल ने कभी अपनी वसीयत में लिखा था कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मेरे सिरहाने एक गाना बजाना, जब दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे. मैं ये वसीयत करके जा रहा हूँ आज अहमदाबाद में कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मेरे सिरहाने तेरी मिट्टी बजाना. तेरी मिट्टी के पीछे जो फिल्म की सिचुएशन थी वो तो थी ही, लेकिन मेरे दिमाग में जो था वो ये था कि एक सिपाही जब वो देश की हिफाजत के लिए सरहद पे खड़ा होता है, सीने पे गोली खाता है, और जब आखिर के 10 मिनट उसकी ज़िंदगी के होते हैं, व्हेन ही इज़ ब्लीडिंग टू डेथ, तो उसके मन में चलता क्या होगा, सोचता क्या होगा. वो ये सीड था इस गाने का, और जो सोचता होगा वो कुछ यूं होगा कि ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे. ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे. तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरजू. वाह वाह वाह. और प्रियांशी, ये कोई सिर्फ एक मनोज मुंतशिर की बात नहीं है. जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि हैंड ऑन हार्ट ये अपने आप से पूछेंगे ना तो ये शायद अपनी माँ के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने मुल्क से ही करते होंगे. एब्सोल्युटली. और मैं जहाँ से आता हूँ, अमेठी के बारे में तमाम तरह की बातें हैं. अमेठी को बड़ा सियासी रंग दिया जाता है, बड़ा पॉलिटिकल किस्से हैं अमेठी के, लेकिन एक सच ये भी है कि हमने कारगिल में अपने जवान भी शहीद करवाए हैं. हमारे कितने बेटे कारगिल में शहीद हुए हैं उसकी लिस्ट भी उतनी ही लंबी है जितनी हमारे यहाँ से निकले नेताओं की लिस्ट लंबी है. एक ऐसा गाँव है जिसके बारे में मैंने कहीं लिखा था कि भले कच्ची उम्र में ज़िंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्ज़ाम आ जाए. भले कच्ची उम्र में ज़िंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्ज़ाम आ जाए. हमारे गांव में बहनें उसे राखी ना बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए. तो ऐसी बहनों की धरती है वो. हमारे यहाँ का एक बेटा, हमारे यहाँ का सिपाही जब जाके फौज में लड़ता है तो वो इसलिए भी गोली खा लेता है हंसते हुए कि अगर जंग हार के जिंदा वापस लौट गए तो अपनी बहन को क्या मुंह दिखाएंगे. इस शर्मिंदगी के मारे भी वो गोली खाता है. इस तरह का जज्बा है वहाँ. तो जब मुझे मौका मिला कि मैं कुछ लिख पाऊँ और किसी सोल्जर के लिए कुछ लिख पाऊँ, एक और कनेक्ट भी है. मैं आज एक बात आपसे और कह दूँ, एक फिल्म के मैं गाने लिख रहा हूँ जिसका नाम है भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया. मैं गुजरात में अहमदाबाद में बैठा हुआ हूँ.
एक नज़्म है मेरी उस फिल्म में, जो थोड़े दिनों बाद जब फिल्म रिलीज़ होगी 15 अगस्त को तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन आज मेरे ये ख़ास दोस्त जो यहाँ हैं, आप आज सुनेंगे। तो वो नज़्म अजय देवगन फिल्म में आपको पढ़ते हुए देखेंगे। मैं आज पढ़ देता हूँ, और वो नज़्म है एक सिपाही का आखिरी ख़त। वो कुछ यूँ है प्रियांशे कि अब आप सोचें वो सिचुएशन कि अगर एक सिपाही को शहादत से ठीक पहले मौका दिया जाए कि एक आखिरी ख़त लिख लो। एक सिपाही का आखिरी ख़त क्या होगा? सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक़ था उसे मैं घोड़ी चढ़ूँ, धमाधम ढोल बजे। तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोलकें बजाना, पूरे गांव में घुमाना, और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है। बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी छोटी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना। वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। थैंक यू। Please, a roaring applause, please, a little more louder. This is fabulous. Wow. Thank you. Wow. I'm sure it has really inspired a lot of them right here. Beautiful. And I think all of us are privileged that we get to hear it even before the film is released. So a special thank you, and I think this GLF is going to be really memorable for everybody, wherein they see the film and they will know that they were the first ones to hear it from you and not from Devgan ji. Precisely, yeah. तो ये जो जज्बा है, I think that Amit he say. So I think that is what pushed you to put yourself up through the industry. बहुत सारे misconceptions होते हैं कि बहुत difficult होता है lyricist के लिए, या तो it is a very closed society और newcomers को शायद entry नहीं मिल सकता है. So there must be a lot of aspiring lyricists right here. What do you have to tell them? यहाँ हैं ऐसे लोग जो लिखना चाहते हैं, फिल्मों में आना चाहते हैं? अरे वाह, बहुत सारे हैं। क्या बात है। एक तो मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अब आप लोग लिखने को और फिल्मों में लिखने को एज अ करियर देखने लगे हैं। मेरे वक्त पे तो जब मैंने अपने मम्मी से पहली बार बताया कि मुझे फिल्मों में गाने लिखने हैं, तो उनको माइल्ड हार्ट अटैक आ गया था कि ये तो बर्बाद हो गया बेचारा, मतलब एक ही बच्चा था मेरा, हाथ से निकल गया। अच्छा है कि आज आप लोग इस तरह के एस्पिरेशंस लिए हैं आपने। बहुत कुछ तो मैं नहीं कहूँगा, एक बात ज़रूर कहूँगा कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब तक आपको दूसरों के 2000 शेर, 2000 कविताएं, 2000 छंद ज़बानी याद ना हो जाएं, अपनी पहली गज़ल, अपनी पहली नज़्म, अपना पहला शेर कहने का हक नहीं है आपको। बहुत पढ़ें। पढ़ना भरना है, लिखना छलकना है। जब तक आप भरेंगे नहीं, आप छलक नहीं सकते। और दूसरी बात, ये झूठ है, ये अफवाह है कि फिल्म इंडस्ट्री में तो सिर्फ बड़ा क्लोज ग्रुप है, नेपोटिज्म है, सरनेम्स चलते हैं।
अगर ऐसा होता तो अमेठी के एक किसान का, एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा आज यहाँ ना बैठा होता जीएलएफ में। टैलेंट का सिक्का चलता है, पेशेंस लेके आएँ, रातों रात कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आज आप कल ट्रेन से उतरेंगे और परसों दुनिया बदल जाएगी, तो वो कल और परसों के बीच में शायद 10 साल भी गुजर जाएं। इतनी हिम्मत लेके आएँ। लेकिन एक बात मैं फिर भी कह सकता हूँ दावे से कि वो समंदर का शहर है मुंबई, कि वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी तेरी लहर भी आएगी। तो हिम्मत बनाए रखें, आ जाएं मुंबई, स्वागत है आपका। यहाँ पे बैठे हुए जिन लोगों को लिरिसिस्ट बनना, आई एम श्योर दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो कैन वी हैव 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम देम? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप कुछ कंटेंट लिख लेते हैं, लाइक आपने मुखड़ा रेडी कर लिया, कोई मुखड़ा रेडी कर लिया, तो आप जज कैसे करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है? यही आपको पढ़ने वाला जो तजुर्बा है काम आता है। पढ़ाई करती क्या है, पढ़ाई आपका टेस्ट ऊपर कर देती है खाली, और कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आपने साहिर पढ़ लिया, फिराक पढ़ लिया, मजरू पढ़ लिया, कैफ़ी पढ़ लिया, तो जाहिर सी बात है कि फिर आप अपने आप को भी आंकने लग जाएंगे कि यार जो मैंने लिखा है ये उस लेवल का तो नहीं है जिस लेवल का साहिर लिख के गए थे, तो खुद ही आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपका दिल, आपका दिमाग, आपके दिमाग में जो तराजू है वो तराजू आपकी लिखी हुई चीज़ों को डिस्कार्ड करता चलेगा, और जो बच जाएगा वही आपके लिए कमाल कर देगा। थैंक यू शुक्ला सर। मेरी मम्मी बड़ी खुश होती हैं, आज भी कहती हैं तुम कैसे मुंतशिर हो गए, तो शुक्ला तुमने भुला ही दिया एकदम। हेलो सर। हाय सर, गानों में एक तो मीटर क्या होता है, और मीटर पे लिखना और मीटर में लिखना, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? मीटर में लिखने का मतलब है कि आप यहाँ बैठे हैं, आपको खुद अगर शायरी करनी है, कोई भी शेर आप लिखें, तो एक मीटर में आपको लिखना पड़ेगा, जिसको वज़न कहते हैं, जिसको बहर कहते हैं, जिसको फ़ाइलातुन भी कहते हैं। वो मीटर आपके दिमाग में फिर जब आप बहुत सुनेंगे गज़लें या आप पढ़ेंगे, तुमको देखा तो ये ख़याल आया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। देख रहे हैं आप, एक चलत है इसमें, एक रिदम है, इसी रिदम को मीटर कहते हैं। ये हुआ मीटर में लिखना। लेकिन जब आप फिल्मों में आएंगे तो वो मीटर आप नहीं चुनते, वो मीटर आपको म्यूज़िक डायरेक्टर देता है। और वो कैसा मीटर देगा आपको? वो मीटर देगा ना 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 ना। आप क्या लिखेंगे? ओ करम खुदाया है मुझे तुझसे मिलाया। मैं गा नहीं सकता मैं, तो वो उसके मीटर पे लिखना पड़ेगा आपको। तो सर ये स्किल मास्टर करने के लिए क्या एक्सरसाइज हमें करना चाहिए? गाने सुनिए, और मैं समझता हूँ कि जो गाने ऑलरेडी चल रहे हैं, उठाइए हिट गाने, कबीर सिंह उठा लीजिए, अभी जो भी हिट गाने चल रहे हैं, और उन पे अपना वर्जन लिख के देखिए आप कि अगर बेख्याली आप लिखते तो कैसे लिखते, सेम मीटर में। अगर कैसे हुआ आप लिखते तो कैसे लिखते, तेरी मिट्टी आप लिखते तो कैसे लिखते। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, मैं भी यही करता था। और लिखते लिखते फिर एक ऐसा वक्त भी आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने लिखा है वो मनोज मुंतशिर के लिखे हुए से कम नहीं है। जिस दिन ऐसा लगे आ जाइए मुंबई। थैंक यू सो मच सर। आज के ज़माने में हम देखते जितने भी फिल्में हैं, हर फिल्म में आइटम सॉन्ग नेसेसरी है, तो आइटम सॉन्ग लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा? अच्छा, आइटम सॉन्ग लिखने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए, ये मुझे आज पता चला। नहीं सर, फिर भी आप बताइए, मैंने जो अभी तो हर आइटम सॉन्ग लिखने के लिए आइटम चाहिए यार। देखिए, आइटम सॉन्ग की जो परिभाषा है ना, वो वक्त के साथ बदलती रहती है। मैं एक बात समझता हूँ कि बॉलीवुड जैसे कहते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ये बड़ी रिच इंडस्ट्री है अपने आप में। मुझे याद है प्रियांशी, कुछ दिनों पहले मुझे कोई एक अंग्रेज़ साहब थे, वो कोशिश करता हूँ मैं, सुनेंगे आप लोग थोड़ी देर? ये हुई बात। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है ना, जब भी आपको इंस्पायर होना हो, मेरी समझ से इंस्पायर होने का एक ही तरीका है, पुराने पन्ने पलटना शुरू कर दीजिए और देखिए कि कैसा कैसा काम हुआ है आपके यहाँ। आपका जो सर है वो फ़ख्र से ऊंचा हो जाएगा कि आप हिंदी सिनेमा के चाहने वाले हैं और आप हिंदी सिनेमा में काम करना चाहते हैं। मुझे याद है कि मुझसे किसी ने पूछा कुछ दिनों पहले कि यार आप बड़ा सॉन्ग एंड डांस इंडस्ट्री हो,
लेकिन सॉन्ग एंड डांस इंडस्ट्री होने के बावजूद आप लोग म्यूजिकल्स क्यों नहीं बना पाते? इतने गाने बनते हैं आपके यहाँ, 750-800 गाने हर साल बॉलीवुड बनाता है, म्यूजिकल फिल्में क्यों नहीं बनती हैं? क्यों आपके पास लाला लैंड नहीं है? क्यों आपके पास साउंड ऑफ म्यूज़िक नहीं है? क्यों आपके पास शिकागो नहीं है? क्यों आपके पास मूलान रूश नहीं है? तो मुझे एक बात याद आई और मैंने बड़े फ़ख्र से कहा, मैंने कहा देखो म्यूज़िकल फिल्में हॉलीवुड बनाता है, समझ में आती है बात कि ठीक है, एक फिल्म में तकरीबन 70% हिस्सा आपने म्यूज़िक को दे दिया। हमने तो एक ऐसी फिल्म बनाई है 1973 में जो पूरी की पूरी फिल्म पोइट्री में लिखी गई है और सुपर हिट फिल्म है। ऐसा नहीं कि हम ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जो आर्ट हाउस सिनेमा है, कमर्शियल सिनेमा नहीं है। हीर रांझा 1973 की कैफी साहब की लिखी हुई फिल्म, वो पूरी की पूरी पिक्चर पोइट्री में है। एक भी डायलॉग ऐसा नहीं है फिल्म में जिसमें रदीफ, काफिया, बहर, फाइलातुन, छंद ना हो। हर चीज़, एक मैं आपको उसका मंजर याद दिलाता हूँ प्रियांशी। एक मोमेंट है फिल्म में कि जब रांझा हीर को पहली बार देखता है तो उसके होशो हवास खो जाते हैं। इतनी खूबसूरत थी हीर, होनी थी। तो वो हीर की सहेली से कहता है कि ज़रा मेरी जान पहचान करा दो, मेरा संदेश भिजवा दो अपनी सहेली तक। सहेली कहती है ठीक है, लेकिन मैं क्या कहूँ हीर से? जो रांझा कहता है, मैं समझता हूँ कि लिटरेचर की तारीख में इतनी खूबसूरत तारीफ किसी लड़की की किसी लड़के ने आज तक नहीं की होगी, और वो सुनना चाहिए आपको। रांझा कहता है कि उससे कहना कि वो मेरा एक ख्वाब है, उससे कहना कि वो मेरा एक ख्वाब है जो चमकता है दिल में, वो महताब है। उससे कहना कि गेहूं के खेतों का रंग, तिल मिलाती हुई तितलियों की उमंग। उससे कहना कि झूलों की अंगड़ाइयाँ और उड़ते दुपट्टों की शहनाइयाँ। उससे कहना कि झरनों का चंचल शबाब, घाट की ताजगी आबरूए चनाब। उससे कहना कि चक्की के पाटों का राग, लड़खड़ाती जवानी मचलता सुहाग। उससे कहना कि दुल्हन के होंठों की प्यास, पहले बोसे की गर्म और ठंडी मिठास। इतनी रंगीनियों को जो यकजा किया, हीर कुदरत ने तब तुझको पैदा किया। जी, फॉर माय मदर इंडिया। हाँ तेरी कसम तुझ पर ना मैं अब आँच कभी आने दूंगा, बलिदान शहीदों का जो था व्यर्थ न वो जाने दूंगा। तैनात रहूँगा रातों और दिन, तेरी रक्षा करना फ़र्ज़ मेरा। उपकार तेरे जो थे मुझ पर, लौटा न सकूँगा कर्ज तेरा। खुशबू जो तेरी मिट्टी की अब जन्नत से ये लगती थी, हाथ मेरे जब हाथ चुके आंखें फिर भी देर जगती थी। आंसू तब तब गिरते थे जब याद मेरा घर आता था, थोड़ा वतन का भी हक है मुझसे ये दिल बतलाता था। थैंक यू सर।